बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सनुल्लाह। मैं आप लोगों को आज बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। वो टॉपिक क्या है? सेल। सेल क्या है? कहते हैं द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। यानी अल्लाह पाक ने इस कायनात में जितने भी ऑर्गेनिज्म बनाए उन सब की इब्तदा उसी एक सेल की वजह से हुई है। यानी उसी सेल की वजह से हुई है, एक सेल की वजह से हुई है। एक सेल से क्या मुराद है? जाइगोट। यानी जाइगोट वो सेल है, वो पहला सेल है जिससे पूरा का पूरा इंसान बनता है, पूरा का पूरा एनिमल बनता है, पूरा का पूरा प्लांट्स बनता है। यानी सबसे पहले ये जाइगोट एक सेल हुआ करता था, फिर उसकी तकसीम के बाद बहुत सारे सेल बन गए, फिर बहुत सारे सेल बनने के बाद बहुत सारे टिश्यूज बन गए, फिर बहुत सारे टिश्यू बनने के बाद बहुत सारे आर्गन बन गए, बहुत सारे आर्गन बनने के बाद बहुत सारे आर्गन सिस्टम बन गए, बहुत सारे आर्गन सिस्टम के बाद एक ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी इन सब की जो बुनियाद थी वो क्या थी? एक सेल था जाइगोट, फिर उसी जाइगोट की तकसीम के बाद फिर बाकी जो बाद में प्रोसेस हैं वो हो गए। अगर हम जनरल एग्जांपल लें, एक दीवार है। एक मिस्त्री जब एक दीवार बना रहा होता है तो सबसे पहले वो पहला ब्लॉक, एक ब्लॉक रखता है। वो पहला ब्लॉक क्या होता है? उसी दीवार का यूनिट होता है। फिर उसके बाद वो बहुत सारे ब्लॉक रखता है, फिर बहुत सारे ब्लॉक जब रखता है तो क्या बनती है? पूरी की पूरी दीवार बनती है। यानी उस दीवार का जो पहला ब्लॉक था वो उस दीवार का यूनिट कहलाएगा। इसी तरह जो ज़िंदगी का पहला सेल है इसको क्या कहा जाता है? सेल ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। ज़िंदगी का इफ्तिताह उसी सेल की ही वजह से होता है, इसलिए सेल को कहा जाता है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। यानी एक जाइगोट था, इसी जाइगोट से ज़िंदगी की इब्तिदा हुई हमारी भी। फिर हम जाइगोट के बाद हम पूरे के पूरे इंसान बन गए। इसकी अगर दूसरी डेफिनेशन पे देखा जाए तो दूसरी डेफिनेशन क्या करिए? द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कहता है सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। वाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल? द सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। तमाम जिंदा चीज़ें वो सेल से बनी हुई। सेल ने इसी सेल की वजह से एक ऑर्गेनिज्म को, एक एनिमल्स को, प्लांट्स को पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, मिलता है। ठीक है, इसी सेल की वजह से इनका स्ट्रक्चर बनता है। देखो इंसान इंसान का पूरा एक स्ट्रक्चर है, इंसान की पूरी एक साख्त है। इसकी बुनियाद एक सेल थी। इसी तरह एक सेल से बहुत सारे सेल बन गए। जब बहुत सारे सेल बन गए तो उन्हें एक स्ट्रक्चर मिल गया, इंसान को, चाहे एनिमल को, चाहे प्लांट को। यानी पूरी की पूरी उसको साख्त मिल गई। तो इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। वाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट? फंक्शनल का मतलब है काम। यानी ज़ाहिर बात है एक जिंदा चीज़ है, इसकी बॉडी के अंदर, उसके सेल के अंदर काम हो रहे होते हैं। वो काम किस तरह कहते हैं? अ सेल इज एबल टू कैरिंग आउट ऑल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। एक सेल अगर जिंदा है तो उस सेल के अंदर प्रोसेस होते हैं। न्यूट्रिशन से क्या मुराद है? हम कोई खुराक वगैरह खाते हैं, उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। एक्सक्रीशन से क्या मुराद है? जब हमारे खुराक में कोई प्रोटीन होती है, कोई नाइट्रोजीनियस मटेरियल होता है, उससे नाइट्रोजन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको सेल अपने अंदर से खारिज करते हैं। जब इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को खारिज करते हैं तो इसको एक्सक्रीशन कहा जाता है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन से मुराद है जब हम रोटी या खुराक या कोई भी चीज़ लेते हैं जिसमें ग्लूकोज होता है, वही ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर जाता है। सेल के अंदर सबसे पहले इसकी ग्लाइकोलिसिस होती है, फिर ग्लाइकोलिसिस होने के बाद ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारे सेल के अंदर एक ऑर्गेनेलिज है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है। फिर इसकी ब्रेकडाउन की वजह से सेल को एनर्जी मिलती है। यानी रेस्पिरेशन से मुराद है ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होना। फिर जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो इससे एक ऑर्गेनिज्म को क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेल थ्योरी।
व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने जो है पेश किया था, थियोडर शिवान एंड एमजे शेल्डन ने 1838 में। सेल थ्योरी के 4 से 5 पास्टुलेट हैं। वो पास्टुलेट क्या कहते हैं? कहते हैं ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मेनी सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। कहते हैं तमाम जिंदा चीजें एक या एक से ज्यादा सेल से बनी होती हैं और सेल के प्रोडक्ट्स पे मुश्तमिल होती हैं। यानी तमाम जो जिंदा चीजें हैं वो सेल पे मुश्तमिल होती हैं और सेल के प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, सेल के प्रोडक्ट्स से किस तरह मुराद है? यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, उनमें एक सेल होगा, जाहिर बात है उनमें एक ही सेल होगा क्योंकि वो बने ही एक सेल से होते हैं। कुछ बहुत बाकी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल पे भी मुश्तमिल होते हैं और सेल के प्रोडक्ट्स पे। सेल के प्रोडक्ट्स से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल हेयर्स, नेल्स, हॉर्न। हमारे जो हेयर्स हैं या किसी भी यानी जो बाल हैं और जो नाखून हैं, जो हॉर्न है, वो सेल नहीं है, वो सेल के प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे सेल के प्रोडक्ट्स हैं। अगर एग्जांपल देखी जाए हमारे जो स्किन सेल है, हमारे जो नाखून है वो हमारे स्किन सेल की प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर हम देखें ये सारे जो ब्लू कलर वाले हैं वो स्किन सेल हैं और जो रेड कलर वाला है वो नेल्स है। इन स्किन सेल ने इस नाखून को सीक्रेट किया हुआ है, ये इसका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब है पैदावार, यानी ये कलम है, ये कलम किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। उसी तरह ये जो प्रोटीन है, ये जो नेल्स है, ये एक सेल का यानी सेल्स का प्रोडक्ट है। अगर हम इस स्किन सेल को यहाँ से निकालें, स्किन सेल यानी इसी स्किन सेल का जो प्रोडक्ट है वो नेल्स है, यानी नेल्स को स्किन सेल ही सीक्रेट करते हैं। यानी ये प्रोटीन इन नेचर होता है जो कि सेल का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, सेल का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? नेल्स है। अगर हम इस सेल को बाहर निकाल के देखें तो क्या है? एंडोप्लाज्मिक सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज होती हैं, जिनमें से एक ऑर्गेनेलिज है जिसे क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले जो प्रोटीन है, जो केराटिन प्रोटीन है, जो नेल्स वाला प्रोटीन है, वो सबसे पहले इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनना शुरू हो जाता है। यहाँ से बनने के बाद वही प्रोटीन हमारे सेल के अंदर दूसरी ऑर्गेनेलिज है जिसे क्या कहा जाता है? गोल्जी बॉडीज। इस गोल्जी बॉडीज के अंदर ट्रांसफर होता है। फिर गोल्जी बॉडीज के अंदर इस प्रोटीन को कंप्लीट मैच्योर किया जाता है। यहाँ पे प्रोटीन मैच्योर होता है लेकिन कंप्लीटली मैच्योर नहीं होता है, कंप्लीटली तैयार नहीं होता है। यहाँ पे जो है प्रोटीन की प्रिपरेशन होती है, प्रोटीन को तैयार किया जाता है, लेकिन इसका फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता, यानी इसकी कंप्लीट जो फॉर्मेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं होती है। जैसे ये जो है बिलफर्ज अगर 18% प्रोटीन है तो उसका जो 18% जो प्रोटीन है वो बन गया। 18% बनने के बाद वही प्रोटीन ट्रांसफर किया जाएगा हमारे सेल के अंदर एक और ऑर्गेनेल जिसे गोल्जी बॉडीज कहा जाता है। फिर जो 20% इसमें जो काम रह गया था वो गोल्जी बॉडीज के अंदर होगा। फिर गोल्जी बॉडी से जो प्रोटीन बन के निकलेगा वो कंप्लीटली मैच्योर होगा, कंप्लीटली तैयार प्रोटीन होगा। और ये क्या है? सेल की प्रोडक्ट है, यानी जो सेल के अंदर बन रहा है और सेल के अंदर बनने के बाद सेल से बाहर निकल रहा है, यानी सेल का ही प्रोडक्ट है। ये सेल का ही प्रोडक्ट है क्योंकि सेल के अंदर ही बना है। देखो ये जो रेड कलर वाला है वो प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है। केराटिन जो प्रोटीन है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सेल है विच इज प्रोटीन विच फॉर्म नेल्स। ये जो रेड कलर वाले नेल्स हैं वो स्किन सेल की प्रोडक्ट है। यहाँ पे क्या कह रहा था? ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन आर मेनी सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। तमाम जो जिंदा चीजें वो एक या एक से ज्यादा सेल से बनी होती हैं और सेल के प्रोडक्ट पे मुश्तमिल होती हैं। हमने एक एग्जांपल लिए, हमारा जो नाखून है वो सेल का प्रोडक्ट है। किस किस्म के सेल के प्रोडक्ट है? ये स्किन सेल का प्रोडक्ट है। इसके बाद इसका जो दूसरा पास्टुलेट है वो क्या? दूसरा पास्टुलेट क्या कहता है? कहता है सेल इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वो मैंने पहले ही बताया कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? स्ट्रक्चरल का मतलब है साख्त एंड फंक्शनल का मतलब है काम। यानी एक सेल, एक बॉडी के अंदर, एक सेल के अंदर बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, जैसे हमने पढ़ा रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम एक सेल के अंदर होते हैं।
इसकी जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कहता है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है अ सेल कम फ्रॉम पेरेंट सेल, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कहता है एक सेल है जो दूसरे सेल, जब जो पहला वाला सेल है उसी सेल से दूसरे सेल बनते हैं। कहते हैं अ सेल कम फ्रॉम पेरेंट सेल, यानी प्री का मतलब है पहले से एग्जिस्टिंग, मौजूद। यानी एक सेल से जब दूसरा सेल बनता है तो वो पहले से मौजूद सेल से ही बनता है, यानी पेरेंट सेल से ही बनता है। जिस तरह एक जायगोट था, उसी जायगोट से बहुत सारे सेल बन गए, इन सब का जो पेरेंट सेल था वो जायगोट था। अगर यहाँ पे देखें, ये पेरेंट सेल है, ये सेल जो है दो सेल में तकसीम हो गया। ये सेल जब दो सेल में तकसीम हो गया तो ये डॉटर सेल बन गए, यानी ये सेल पहले से मौजूद सेल की वजह से वजूद में आए। ठीक है, अब ये सेल पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल था, इस प्री एग्जिस्टिंग सेल से पेरेंट सेल से डॉटर सेल बन गए। अब ये डॉटर सेल बन गए, फिर ये डॉटर सेल से डॉटर सेल बाकी सेल के लिए पेरेंट सेल बन जाएगा। अब मज़ीद ये डॉटर सेल तकसीम हो गया, फिर ये डॉटर सेल बाकी ये जो सेल बन गए हैं इनके लिए पेरेंट सेल बन गए। यानी एक सेल है जब बनता है तो वो पहले से मौजूद सेल से बनता है, यानी पेरेंट सेल से बनता है। ये एक सेल था, ये एक सेल दो सेल में तकसीम हो गए। ये दो सेल कहाँ से आ गए, ये दो सेल पहले से मौजूद सेल की तकसीम की वजह से वजूद में आए। समझ में आ गए, ये दो सेल पहले से मौजूद सेल की तकसीम की वजह से वजूद में आ गए। इसके बाद ये सेल जो है तकसीम होते रहते हैं। फिर ये सेल था, ये सेल मज़ीद तकसीम हो गया, ये सेल इस सेल से दो सेल बन गए। ये दो सेल कहाँ से आ गए, ये दो सेल इस सेल की तकसीम के आ गए, यानी ये सेल इन सेल के लिए पेरेंट सेल बन गया, ये सेल डॉटर बन गए, और ये सेल डॉटर सेल है और ये सेल पेरेंट सेल है। यानी एक सेल अगर तकसीम होता है, यानी एक सेल अगर आता है तो वो पहले से मौजूद सेल की तकसीम की वजह से ही आता है। यानी ये एक सेल था, इससे दो सेल बन गए, फिर इस एक सेल से दो सेल बन गए, इस एक सेल से दो सेल बन गए, यानी पहले से मौजूद सेल थे, फिर इनकी तकसीम की वजह से दूसरे सेल वजूद में आ गए। इसका जो चौथा पॉइंट है वो क्या कहता है, कहता है सेल कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन विच आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल। कहते हैं सेल के अंदर जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, जो विरासती इंफॉर्मेशन है, जो विरासती मालूमात है, वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होती है। देखो, इस सेल के अंदर जो डीएनए था, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो इस सेल के अंदर चली गई, सेम टू सेम वही इंफॉर्मेशन इस सेल में भी चली गई, इस सेल में भी चली गई। इसी तरह इस सेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, इस सेल के डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो यानी इन दोनों सेल में चली गई। इस सेल के अंदर, यानी इस सेल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी 100% जो डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल था, जो इंफॉर्मेशन थी, वो इंफॉर्मेशन इन दो सेल के अंदर भी चली गई। ये क्या कहता है, सेल कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल। अगर हम एग्जांपल देखें, इस सेल का डीएनए का, यानी हम पीस निकालते हैं, ये क्या है, इसका डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन एंड साइटोसिन। एडेनिन के साथ थायामीन लगता है, गुआनिन के साथ साइटोसिन लगता है, साइटोसिन के साथ गुआनिन लगता है, गुआनिन के साथ थायामीन के साथ जो है एडेनिन बॉन्ड बनाता है, और साइटोसिन के साथ गुआनिन बॉन्ड बनाता है। अब ये सेल है, ये सेल तकसीम हो गया। इस सेल को, ये सेल जब दो सेल में तकसीम हो गया, तकसीम होने के बाद हमने इस सेल का, ये सेल यानी ये दो सेल जो इस सेल से बने थे, जब हमने इन दो सेल का डीएनए निकाला, फिर देखा कि वही नाइट्रोजिनस बेस है, वही तरतीब है, वही जीन उसी सेल के अंदर भी चला गया। एडेनिन, यहाँ पे भी एडेनिन, गुआनिन, यहाँ पे भी गुआनिन, साइटोसिन, यहाँ पे भी साइटोसिन, थायामीन, यहाँ पे भी थायामीन, साइटोसिन एंड यहाँ पे भी साइटोसिन। इसी तरह इस सेल की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो ट्रांसफ़र हो गई डॉटर सेल में। ये पेरेंट सेल है, ये क्या है,
ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है, और ये जो है डॉटर सेल है, ये जो है डॉटर सेल है, ये जो है डॉटर सेल है। अब इस पेरेंट सेल से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो ट्रांसफ़र हो गई डॉटर सेल में, यानी पेरेंट यानी हर सेल 2 सेल में तकसीम। अब ये डॉटर सेल वापस 2 सेल में तकसीम होंगे, फिर ये भी 2 सेल में तकसीम होगा, फिर इनसे बनने वाले सेल मज़ीद 2 सेल में तकसीम। इस तरह ये सिलसिला जारी रहेगा और इसी तरह जो इंफॉर्मेशन है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होगी। इसका जो चौथा पॉइंट, पांचवा जो पॉइंट है वो क्या कहता है मोस्ट डिजीज आर काज बाय मेल फंक्शनिंग ऑफ सेल। मेल फंक्शनिंग से मुराद है एरर यानी गलती, वो काम जो सेल के अंदर हो रहे इनमें बिगाड़ आ जाता है, इनमें गलती हो जाती है। यानी अगर सेल ने प्रोटीन बनाना, एक प्रोटीन बनाना होता है, फिर गलती में दूसरा प्रोटीन बन जाता है, यानी किसी भी खराबी की वजह से जो है सेल के अंदर बहुत सारी डिजीज, यानी बहुत सारी डिजीज किसी भी सेल की काम की खराबी की वजह से भी हो सकती हैं। अगर हम एग्जांपल लें, जीन ऑफ नॉर्मल सेल एक नॉर्मल सेल है, यानी ये वो सेल है जिससे जो प्रोटीन बन रही है, वो जीन है जिससे जो प्रोटीन बन रही है वो प्रोटीन नॉर्मल है, हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे सेल के लिए फ़ायदेमंद है। अब इसी सेल के अंदर जब म्यूटेशन आ जाती है, जब जीन में खराबी आ जाती है, तो या ये क्या हो जाता है, सेल मेल फंक्शनिंग हो जाता है। यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे प्रोटीन भी बना रहा है जो कि हमारे सेल के लिए ज़रूरी होता है। यहाँ पे क्या होता है, उसी सेल के अंदर म्यूटेशन आ जाती है डीएनए के अंदर, यानी एरर आ जाता है, गलती आ जाती है। गलती होने की वजह से इसमें मेल फंक्शनिंग हो जाती है। मेल फंक्शनिंग से क्या मुराद है, मेल फंक्शनिंग से मुराद है इसमें गलत काम होता है। जब गलत काम होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। जब सिस्टम बिगड़ जाता है तो बहुत सारी डिजीज काज हो जाती हैं। यहाँ पे क्या देखें हम, ये वही सेल है, देखो ये भी वही सेल है, ये भी वही सेल है। हम देखते हैं कि कहाँ पे इनमें एरर आ गया है। यहाँ पे नॉर्मल सेल है, यहाँ पे सही काम हो रहा है, यहाँ पे जो है मेल फंक्शनिंग है, यहाँ पे म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन से मुराद है चेंज इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए। म्यूटेशन से क्या मुराद है, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। जब डीएनए की न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाती है, यानी यहाँ पे जो है क्या है, साइटोसिन है, एडेनिन है, थायामीन है और साइटोसिन एडेनिन है। ये सही सेल है, ये सही काम कर रहा है, ये सही जीन है, ये नॉर्मल जीन है। जब इसी जीन के अंदर किसी केमिकल की वजह से या अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से या किसी डिजीज की वजह से जब एरर आ जाता है, तो यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे जो है एडेनिन की जगह पे क्या आ गया है, थायामीन। ठीक है, जब क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस में एरर आ जाता है, एडेनिन की बजाय थायामीन आ गया किसी, यानी म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन से क्या मुराद है, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ, यानी म्यूटेशन से मुराद है चेंज। जब म्यूटेशन आ गई तो म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, ये जो डीएनए है वो डीएनए सही तरह काम नहीं करेगा। जब सही तरह काम नहीं करेगा तो सही तरह प्रोटीन नहीं बनेगी। जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो एक सेल के अंदर सही तरह काम नहीं होगा। यानी प्रोटीन का हमारे बॉडी के अंदर अहम रोल होता है। एंजाइम प्रोटीन से ही बन रहे होते हैं और हमारे बॉडी के अंदर जो मोस्टली काम होते हैं वो एंजाइम ही करते हैं। जब डीएनए की न्यूक्लियोटाइड में एरर आ जाती है, जब म्यूटेशन आ जाती है, जब न्यूक्लियोटाइड में तब्दीली आ जाती है, यहाँ पे देखो थायामीन की जगह एडेनिन, यहाँ पे एडेनिन है, इस एडेनिन की जगह थायामीन आ गया। थायामीन आने की वजह से जो सेल का पूरा सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। बिगड़ने की वजह से डिजीज काज हो जाती है। यानी कहता है मोस्ट डिजीज आर काज बाय मेल फंक्शनिंग ऑफ सेल। जब एक सेल के अंदर सही तरह काम नहीं हो रहा है, गलत काम हो रहा होता है, यानी जिस काम को होना है वो नहीं हो रहा है, दूसरा कोई काम हो रहा है, इस वजह से डिजीज काज हो जाती हैं। जिस तरह कैंसर है, कैंसर भी जो है म्यूटेशन की वजह से होती है। म्यूटेशन किस तरह, यानी सेल के अंदर जो
जीन यानी जो डीएनए का जो जीन है इसमें इसकी न्यूक्लियोटाइड में तब्दीली आ जाती है जिसको म्यूटेशन कहा जाता है। फिर इससे वो प्रोटीन नहीं बन रही होती है जो सेल के लिए ज़रूरी होती है, जो सेल डिवीज़न के लिए ज़रूरी होती है, जो सेल डिवीज़न को कंट्रोल करती है। वो कंट्रोल करने वाली जो प्रोटीन है वो डीएनए में जो म्यूटेशन आ जाती है इस वजह से नहीं बन रही होती है। फिर मेल फंक्शनिंग हो जाती है, जो डीएनए को जीन यानी जो प्रोटीन बननी चाहिए वो नहीं बन रही, इस वजह से जो है बहुत सारी डिजीज काज हो जाती हैं। शुक्रिया।